Today we are discussing about Analytical Law School, विश्लेषणात्मक विधि की संस्था. Analytical Law School is also known as Austen School since this approach is established by John Austin and Jeremy Bentham. It is also called as an imperative school because it treats as the command of the sovereign. This each school of jurisprudence provides systematic analysis of legal concept and this is known as analytical school of jurisprudence. अब एनालिटिकल स्कूल को ऑस्टियन स्कूल भी कहा गया और इसके जो एस्टेब्लिशमेंट करता थे यानी जो संस्थापक थे वो जॉन ऑस्टिन और जेरेमी बेंथम, इन दो व्यक्तियों का एनालिटिकल स्कूल के स्थापना में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, या यूँ कहें कि यही जॉन ऑस्टिन के एनालिटिकल स्कूल के फादर हो गए और जेरेमी बेंथम साहब को जूरिस्प्रूडेंस का फादर माना गया है. It is also called as an imperative school because it treats as the command of sovereign. ये sovereign के जैसा कमांड करता है, यानी कि जो उस समय की सरकार है, जो सत्ता में है, जो राजा है, वो जो कह दिया वही लॉ है. इसी के कारण इसे imperative स्कूल कहा गया है. दिस इज स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी ये किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक एनालाइज करके और एक लीगल कंक्लूजन पे, लीगल कॉन्सेप्ट पे पहुंचता है. सो इट इज कॉल्ड एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. अब आते हैं जेरेमी बेंथम साहब. Bentham rejected the theory of natural law and explained the principle of utility. According to Bentham, a penal code consists of law creating offences, a civil code consists of expository and qualificatory method. Bentham philosophy is called utilitarian individualism. He criticized the method of law-making, corruption, and in inefficiency in the administration. He was an individualist in this respect. He was the supporter of laissez-faire. ये अहस्तक्षेप की नीति को के काफ़ी बड़े समर्थक थे और इन्होंने नेचुरल लॉ थ्योरी को सिरे से खारिज किया गया था और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको कहीं पर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी और कहीं पर यूटिलिटेरियन थ्योरी कहा जाता है. और इनका मत इसी यूटिलिटेरियन थ्योरी के आधार पर जॉन ऑस्टिन साहब से भिन्न रहता था. अब प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी में यह क्या कहते हैं, तो रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल रोल ऑफ पेन एंड प्लेजर इन ह्यूमन लाइफ, approves or disapproves of an action on the basis of amount of pain or pleasure brought about, that is consequences, equates good with pleasure and evil with pain and asserts that pleasure and pain are capable of quantification. यानी कि थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन में ये कहते हैं कि कुछ भी उपयोगी है वही श्रेष्ठ है और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सिद्धांत तथा नीतियों को उपयोगितावाद के सिद्धांत पर ही आधारित करके और निर्धारित किया जाना चाहिए. उपयोगितावाद मानव जाति के कल्याण को रिप्रेजेंट करता है और ये उपयोगितावाद जो है, यूटिलिटी जो है, हैप्पीनेस का पर्यायवाची है. यानी जो भी लोग को जिस समय जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उसका उसे वो मिलना बहुत आवश्यक है. किसी को जिस समय अगर कपड़ा की ज़रूरत है तो वो देना चाहिए, भोजन की ज़रूरत है तो वो देना चाहिए, किसी को दवा की ज़रूरत है तो वो देना चाहिए. यानी जिस समय जिस चीज़ की उपयोगिता है उस समय उस व्यक्ति को वो चीज़ मिलना चाहिए और ताकि व्यक्ति खुश रह सके, व्यक्ति को कोई दुख दर्द ना हो और इसी के आधार पर एक सामाजिक व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जिसमें सबको कम से कम भोजन, कपड़ा और मकान की उपलब्धता हो. तो ये थी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी जिस भी चीज़ की ज़रूरत जिस व्यक्ति को जिस समय है उस समय उसे देना चाहिए. और ये सबसे पहले वकील भी थे और बाद में इन्होंने खुद को एक राजनीतिक विचारक और एक जूरिस्ट के तौर पर, एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर अपने आप को स्थापित किया था जेरेमी बेंथम साहब ने. फिर आते हैं जॉन ऑस्टिन साहब. तो जॉन ऑस्टिन एक एनालिटिकल पॉजिटिविज्म दिए और इसमें एनालिटिकल पॉजिटिविज्म को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, इंडियन पर्सपेक्टिव में, तो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म व्हिच डिटरमाइंस द इंग्लैंड लीगल सिस्टम फॉर मोर देन अ सेंचुरी was mainly founded on three basic assumptions or principles: sovereign or grand norms as the lawmaking authority, emphasized on law as it is or positive law and exclusion of morality, यानी एकदम नैतिकता को हटा दिया गया. Insistent on sanction which was a
coercive force behind enforcement of law. In other words, we can say that analytical positivism proposes that sovereign or the lawmaker is over and above the law, and the law is solely based on coercive or force, and it has nothing to do that the concept of morality, justice or ethics. अब इन्होंने एक किताब लिखी थी, जॉन ऑस्टिन साहब एक किताब लिखी जिसका नाम है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। 1832 में इन्होंने लिखा था, और इस किताब के अनुसार ऐसा मालूम पड़ता है कि ऑस्टिन जिस समय थे उस समय वो हॉब्स, बेंथम या अन्य कई जुरिस्ट से प्रभावित हुए थे, और उनके द्वारा जो दी गई थी एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, उसके बहुत बड़े बहुत सारे जुरिस्ट ने उसकी आलोचना भी की थी। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि एनालिटिकल पॉजिटिविज्म भारतीय के परिप्रेक्ष्य में क्या है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ब्रिटेन के लीगल सिस्टम पर ऑस्टिन द्वारा दी गई एनालिटिकल पॉजिटिविज्म का इफेक्ट एक सेंचुरी से अधिक समय तक रहा था, और ये प्रिंसिपल 3 आधार पे दी गई थी कि विधि राज्य के संप्रभुताधारी की देन है, यानी जो सॉवरेन पावर है वही लॉ को बनाता है, सॉवरेन और ग्रैंड नॉर्म्स एज द लॉ मेकिंग अथॉरिटी, और इसमें नैतिकता समाविष्ट नहीं है, जैसा लॉ है सो है, इसमें मोरालिटी का कोई स्थान नहीं है। सेकंड यही कहता है कि पॉजिटिव लॉ एंड एक्सक्लूजन ऑफ मोरालिटी, यानी एकदम मोरालिटी को हटा दिया गया है। और फिर तीसरा में है इंसिस्टेंस ऑन सैंक्शन व्हिच वाज अ coercive फोर्स बिहाइंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, यानी कि विधि की अवज्ञा, अवहेलना अगर कोई करता है तो उसके पीछे जो सॉवरेन पावर है वो शक्ति का डर दिखा करके और विधि की बाध्यता को सुनिश्चित कर देता है, यानी विधि को लागू कर देता है। तो ये ऑस्टिन साहब का कहना था एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये निकल करके आता है। और फिर देखते हैं इन अदर वर्ड्स we can say that analytical positivism is sovereign of the lawmaker as over and above the law, and law is solely based on coercive force. तो ऑस्टिन ने राज्य के संप्रभुताधारी को विधि से श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जो सॉवरेन पावर है वही जो है विधि को बनाती है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, तो वही विधि को बनाती है, और इसलिए ऑस्टिन ने उसे ही सर्वश्रेष्ठतम माना है। जबकि भारत में विधि व्यवस्था में विधि का स्थान शासक से ऊंचा, जो सॉवरेन पावर है जो विधि बनाती है, और जब विधि बन जाती है तो उस विधि का स्थान उस शासक से ऊंचा हो जाता है जिसने उस विधि को बनाया। यानी अगर कोई प्रधानमंत्री हो, कोई कैबिनेट हो, कोई राष्ट्रपति हो, तो अगर वो उस विधि को बनाती है भारत में, तो उस समय वो जैसे ही विधि बनती है तो वो सब पे लागू होती है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, यानी कोई भी हो। एक सामान्य लोगों पे उतना ही लागू होगा, एक राष्ट्रपति पे उतना ही लागू होगा। ये अलग बात है कि कुछ कारण से राष्ट्रपति जब तक अपने पद पे रहते हैं तब तक कुछ विशेष कारणों से वो लॉ और कुछ लॉ उन पे नहीं लागू होता है, लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति से हटते हैं सारे लॉ उन पे लागू हो जाते हैं। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। ठीक है, अब आता है इम्पेरेटिव और ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ। ऑस्टिन सेज दैट लॉ इज a command which obliges a person or persons of a course of conduct. It is laid down by political sovereign and enforceable by sanction, यानी दंड का दर दिखा करके पॉलिटिकल पार्टी या जो भी सॉवरेन उस समय की अथॉरिटी रहती है वो एक तरह से पूरी चीज को कमांड करती है। तो 3 फीचर हैं इम्पेरेटिव थ्योरी की, आदेशात्मक थ्योरी, ये 3 फीचर हैं। और मैंने शुरू में जब देखा था तो वहां पे देखा था कि इसे एनालिटिकल स्कूल को इम्पेरेटिव स्कूल भी कहा गया है, क्योंकि ये कमांड ऑफ सॉवरेन के ऐसा ट्रीट करती है। तो इसमें पहला जो फीचर है इम्पेरेटिव थ्योरी का उसे कमांड कहते हैं, दूसरा सॉवरेन है, तीसरा सैंक्शन है। तो कमांड 2 प्रकार के हैं, एक जनरल कमांड और एक स्पेशल। तो जनरल कमांड में
होता है कि देयर आर कमांड्स which are laws and which are not. ऑस्टिन distinguish law from other commands by their generality. यानी जनरल कमांड सबके लिए है और स्पेशल कमांड किसी इंडिविजुअल के लिए कोई गाइडेंस के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि अभी भी हम लोग देखते हैं कि एक तो सारा लॉ है जो सब लोगों पे समान रूप से लागू होता है, और एक विशेष लॉ जैसे कि जो कुछ लोगों पे लागू होता है और वो उस समय की जरूरत होती है, तो इसलिए स्पेशल कमांड होता है। फिर सॉवरेन आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, अ सॉवरेन is any person or body of person whom the bulk of political society habitually obey and who does not himself habitually obeys some other person or persons. अब सॉवरेन के लिए ऑस्टिन ने कहा है कि सॉवरेन दो लक्षण के होते हैं। एक तो सर्वोच्च शक्ति होती है जिस पर किसी अन्य शक्ति का कोई सॉवरेनिटी नहीं है, जो सबसे हेड है। और फिर सॉवरेन पावर ऐसी होनी चाहिए कि पीपुल उसको अपने स्वेच्छा से फॉलो करे, और अगर नहीं करते हैं तब क्या होता है, तब आता है सैंक्शन। द टर्म सैंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम रोमन लॉ अकॉर्डिंग टू सैलमन। सैंक्शन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ coercion by which any system of imperative law is enforced. Physical force is the sanction applied by the state in the administration of justice. तो जब भी कोई व्यक्ति अगर किसी लॉ की अवहेलना करता है, उसका गलत प्रयोग करता है, तो सैंक्शन के द्वारा उसे उस लॉ को ठीक प्रकार से फॉलो कराने के लिए उस सॉवरेन पावर बाध्य है। फिर सालमंड साहब आते हैं। सालमंड also belongs to an analytical school, but he differs from his predecessors in a number of ways. These are: he gives up the attempts to find the universal element in law by defining jurisprudence as the science of civil law. According to him, there is nothing like universal elements in law because it is science of law of the land and is thus conditioned by factor which prevails in a particular state. सेकंड में ये कहते हैं he deals with law as it is। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पे he deals with law लिखा गया, तो ये law होगा। law as it is, but the law to him to be defined not to terms of the sovereign but in terms of court. Law is something which eliminates from court only. He did not agree with Austin and analysis of law can be done with the help of logic alone. He pointed out that the study of jurisprudence which ignores ethical and historical aspect will become barren study. अब सालमन साहब एनालिटिकल स्कूल के विषय में तर्क देते हैं कि कानून राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त तथा लागू किए जाने वाले सिद्धांतों का ऐसा समूह है जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ न्याय प्रशासन के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी कानून के वे सभी नियम जिसका न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जिसके अनुसार न्यायालय और न्याय प्रशासन अपना कार्य करती हो, वो सभी क्या है, तो कानून है। और सालमन साहब के अनुसार न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ न्याय की रक्षा के लिए हुआ है। सालमन साहब की माने तो उन्होंने ऑस्टिन के इम्पेरेटिव थ्योरी का खंडन करते हुए कहा है कि लॉ में ऑस्टिन का जो इम्पेरेटिव थ्योरी है लॉ के फंडामेंटल एम को ही खत्म कर देता है, और इसलिए लॉ जो है केवल राइट नहीं है और ना ही केवल पावर है, बल्कि इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशन है। इन दोनों में मतलब एक परस्पर संबंध है जिसके कारण लॉ बना है। और विधि जो है, जो लॉ है, वो उस क्षेत्र में जो भी मनुष्य रह रहे हैं उनके द्वारा न्याय की पुकार है और उसी को विधि माना गया सालमंड द्वारा। सालमंड ने ऑस्टिन के एक कथन को स्वीकार किया तो दूसरे कथन को अस्वीकार किया। तो कथन स्वीकार करने वाला जो है उसमें उन्होंने कहा है, ऑस्टिन का वह कथन उन्होंने स्वीकार किया जिसमें उन्होंने कहा है कि कानून और राज्य में घनिष्ठ संबंध है।
यानी कानून, राज्य चूंकि कानून बनाते इसलिए इस दोनों में घनिष्ठ संबंध है, इस बात को सालमन साहब ने स्वीकार किया है। लेकिन वहीं पर एक बात जब ऑस्टिन साहब कहते हैं कि लॉ में मोरालिटी का कोई स्थान नहीं है, इस बात से सालमन साहब एकदम से उनका भिन्न मत होता है इस पॉइंट पे कि लॉ में मोरालिटी का कोई स्थान नहीं है, लॉ में मोरालिटी होना ही चाहिए, ऐसा उनका कहना है सालमन साहब का। और मतलब ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सालमन साहब ऑस्टिन से पार्शियली सहमत थे और पार्शियली असहमत थे, कि आधे सहमत और आधे असहमत। फिर आते हैं एच.एल.ए. हर्ट साहब। एच.एल.ए. हर्ट did not try to reduce all legal rules of one kind of rule, but emphasized the varying types and function of legal rules. His theory grounded partially on the distinction between obligation and being obliged. ये दो वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ हम कहते हैं कि बहुत जगह देखा जाता है लॉ एज इट इज एंड लॉ आउट टी भी वही है, ऑब्लिगेशन एंड बीइंग ऑब्लिग्ड was built around the fact that some participant within legal system accepted the legal rules as reason for action above and beyond the fear of sanction. Her hermeneutic approach building on the internal point of view of participants who accepted the legal system diverged sharply from Austin approach. अब हर्ट साहब ने ऑस्टिन के विचार का खंडन करते हुए पॉजिटिविस्ट थ्योरी में उन्होंने कहा है कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन, ठीक है। वो इस बात से भी सहमत थे कि लॉ को एनालाइज किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, और नेचुरल लॉ जो है उसे भी एनालाइज किया जाना चाहिए। लेकिन बेंथम साहब और ऑस्टिन साहब ने नेचुरल लॉ को सिरे से खारिज किया है, उसके लिए एनालिसिस का कोई जगह ही नहीं रखा है, और इसीलिए नेचुरल लॉ 19th सेंचुरी में आईसीयू में भर्ती हो गई थी। फिर जजमेंट जो होना चाहिए, जजेज के द्वारा जो भी ऑर्डर पास करना चाहिए, जो भी जजमेंट देना चाहिए, वो लॉ के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि किसी मॉरलिटी के बेसिस पे। अगर मॉरलिटी के बेसिस पे देना अगर शुरू कर दें तो मालूम चलता है कि गलत जजमेंट भी आ सकते हैं, और इसलिए अगर वो मॉरलिटी है तो उसे फिर लॉ में कन्वर्ट करो और फिर जजमेंट दो, दैट इज गुड वे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जजमेंट जो होना चाहिए एकदम बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड लॉ पे होना चाहिए, और विधि जैसी है, जैसी वास्तव में लिखी गई है वैसी ही होना चाहिए, जैसी होना चाहिए, जैसी होनी चाहिए, लॉ एज आउट टू बी वो नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लॉ जैसा है उसके आधार पे आप जजमेंट करो। अगर लॉ में मॉरलिटी का स्थान लाते हो तो फिर उसे पहले लॉ बनाओ, ऐसा नहीं कि कुछ लिखा हुआ है तो उसे अपने तरीके से इंटरप्रिटेट करो और फिर उसको मतलब अलग अलग समय और परिस्थिति के अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाता है। तो इस बात से उन्होंने नकारा कि लॉ जैसा है वैसा ही उपयोग करो। और इनकी दो किताब है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ 1961 में और मोरलिटी ऑफ क्रिमिनल लॉ 1965 में। ये दो महत्वपूर्ण किताब एच.एल.ए. हर्ट साहब के द्वारा लिखी गई थी। फिर क्रिटिसिज्म आता है ऑस्टिन थ्योरी का। लॉ इज नॉट अ कमांड, law is not a duty, it is rather enabled than restrictive. This definition does not cover custom and international law, यानी ये जो है उनका जो डिफिनेशन है वो कस्टम और इंटरनेशनल लॉ को कवर नहीं करता है। यानी परंपरा अगर रहती तो ठीक रहता, मतलब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है ही नहीं। और यही कारण रहा है कि सर हेनरी मेन साहब ने ऑस्टिन को क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा है कि एनालिटिकल स्कूल में एंशिएंट पीरियड में नहीं था, एनालिटिकल स्कूल एंशिएंट पीरियड में नहीं था, और ये सब पे लागू नहीं होती थी, और लॉ के संबंध में हमेशा संप्रभु यानी राज्य के साथ नहीं रहा है, और लॉ का अस्तित्व राज्य के राजनीति से पहले का है, और इसलिए ऑस्टिन का जो थ्योरी है सिर्फ कल्पना मात्र है जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। Also, its definition ignores the social aspect of law and physiology factors which secure its obedience. It has no universal application. और इसमें फिर एक सैमनी साहब भी आते हैं जिन्होंने ऑस्टिन के थ्योरी को क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने ऑस्टिन की थ्योरी को एकदम निराधार बताया है, क्योंकि उसमें कस्टम लॉ का कोई मापदंड है ही नहीं, और ऐसी परंपराएं लॉ का ऐसा मापदंड जिससे उचित और अनुचित का आभास होता था और होता है,
तो इसके कारण जो नेचुरल लॉ है उसका कोई ऐतिहासिक और सामाजिक व्यवहार में ही खोजा जा सकता है, और इसलिए इन्होंने सेवनी साहब ने ऑस्टिन के थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। फिर एक ग्रे साहब आते हैं। अनेक जुरिस्ट ने यह माना कि ऑस्टिन की इम्पेरेटिव थ्योरी एक कल्पना मात्र का सिद्धांत है। तो प्रोफेसर ग्रे साहब ने इसमें कोई संदेह नहीं किया कि विधि का निर्माण राज्य द्वारा ही किया जाता है तथा इसमें धर्म, प्रकृति या नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, परंतु फिर भी सिर्फ राज्य का आदेश मानना उचित नहीं है, और ग्रे के विचार में विधि का वास्तविक उद्गम का स्रोत राज्य की संप्रभु शक्ति ना होकर वहाँ प्रचलित रीति रिवाज और सामाजिक आचरण ही होता है। तो उन्होंने कहा कि राज्य तो कुछ है ही नहीं, राज्य ने तो विधि का निर्माण किया ही नहीं, और इसके पीछे वहाँ की जो रीति रिवाज है यानी जो नेचुरल लॉ एक तरह से बनाई है और जिसके तहत पूरा जीवन काल चला है, तो उसको इन्होंने कोट करते हुए कहा है कि सिर्फ संप्रभु शक्ति का जो आदेश है उसे मानना उचित नहीं है, कुछ इधर उधर की यानी नेचुरल लॉ की भी बातें मानो, तब तुम्हारा जीवन ठीक प्रकार से चलेगा। तो ये पूरे थे एनालिटिकल लॉ स्कूल की कहानी। फिर हम अगले इस वीडियो में फिर किसी अगले स्कूल के साथ आपके साथ रूबरू होंगे।